नमस्कार दोस्तों, चाय की चर्चा पर मैं हाजिर हूं एक बार फिर आपका दोस्त सखा और मित्र जुगानी। अब देख लेते हैं आज म्यूचुअल फंड की क्यूरीज और सीधे बात करते हैं, टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधे जो है क्यूरीज का धन्यवाद देते हैं और जिसकी क्यूरीज है जितना जो कवर पर कर पाता हूं उतना कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फैमिली टेस्ट के बारे में वीडियो बनाई है, ये राजू राज जी पूछ रहे हैं, लेकिन अभी इसके बारे में मैंने स्टडी नहीं किया सर, तो थोड़ा सा और मुझे टाइम दीजिए तब देखूंगा। अगर टाइम मिलेगा तो जरूर बनाऊंगा। वैसे ये म्यूचुअल फंड का सेशन है तो म्यूचुअल फंड के बारे में अगर पूछे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संगीता सिंह मैम है जिन्होंने आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, किस जो है उसके अगेंस्ट इन्होंने किया था, ग्रो ऐप में भी फ्रॉड के बारे में इन्होंने अप्रिशिएट किया। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड श्याम सिंह जी हैं, ये बोल रहे हैं सर जी नमस्कार, म्यूचुअल फंड पर एक स्टोरी के रूप में समझाएं, आपकी बहुत कृपा होगी। ठीक है श्याम सिंह जी, आज है संडे और संडे के दिन शाम के टाइम पर मैं इसको जरूर एक सेपरेट वीडियो एक ग्लैंस में म्यूचुअल फंड को डालने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, वैसे मैंने पीछे समझाया हुआ है, अगर आपको नहीं टाइम है तो ठीक है, मैं एक ग्लैंस में साला डाल दूंगा, उसमें मैंने पार्ट पार्ट में डाला था। ओके। रमेश चौधरी जी, आई थिंक दे आल्सो बिलोंग फ्रॉम बस्ती एंड ये बोल रहे हैं सर गुड मॉर्निंग सर, एक बार अपना पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी दे, कौन कौन से फंड आपके पास हैं। रमेश चौधरी जी, मैं आपको एक बात बताऊं यार, सबसे बड़ी बात आपने वही कर दिया, मतलब जो है इसमें कोई बुराई नहीं है, जानना आप लोगों का हक है। पोर्टफोलियो को बहुत सारे लोग जो है बताते भी हैं, लेकिन सेबी के कई सारे रेगुलेशंस हैं उनके नाम से। मैं आपको ये बता देता हूँ किस किस कैटेगरी के मेरे पास फंड हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी आप लोग उसमें से डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट फंड आप अगर छांटेंगे, तीन तीन चार चार फंड को, जो टॉप के परफॉर्मिंग फंड है या जो कि थोड़े से जो जिस चीज को लेंगे आप कैटेगरी को लेंगे तो उसमें से आप इजीली खुद ही छांट लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और जिस फंड को आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया उस फंड को अपना मानिए, उसके बाद में चलते रहिए। मेरे पास एक लार्ज कैप फंड था जिसमें मैंने अभी इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है, उसमें जो भी चंक है अभी मेरा गोल पूरा होने वाला उसको निकाल लूंगा। ठीक है, तो उसको लेस कर देते हैं। मेरे पास एक है फ्लेक्सी कैप फंड 1, लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड 2 मेरे पास स्मॉल कैप फंड है 4, एक मेरे पास मिड कैप फंड है 5 और एक आप लोगों को मैंने बताया था छठा फंड मेरे पास सेक्टोरल फंड है, जो कि मेरे पास टोटली 6 फंड है। छठा फंड मैंने अभी लिया है, पहले मेरे पास 3 ही फंड होते थे, उसके बाद मैंने धीरे धीरे इंक्रीज करके 5 कर लिया था, अभी मैंने छठा फंड लिया है क्योंकि कार्पस उसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहे थे, तो हमने बोला ठीक है थोड़ा सा और एक आध फंड हो जाने से बुराई नहीं है, क्योंकि हमने एक लार्ज कैप को छोड़ दिया है, एक आध इसमें से देखेंगे, जैसे जैसे मेरा गोल नजदीक आता जाएगा तो उसके बाद मैं करता जाऊंगा और उसको छोड़ता जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं सर आपको मैंने जानकारी दे दिया किस कैटेगरी के मेरे पास फंड है। ठीक है, चलिए। अच्छा, सेंट पॉल दादा है, दादा क्या बोल रहे हो आप? अंकल जी, अभी सेबी की नजर ही यूट्यूबर लोगों पे, जो लोग भी इन्वेस्टर्स को अपने फायदे के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको इसके ऊपर क्या कहना सैन पाल दादा? बिल्कुल फैक्ट है, ये तो मेरे को पहले ही मैं इसका अपोज करता था कि भाई देखो, अगर हम किसी अनजान व्यक्ति को अपनी जानकारी का लाभ उठा करके उसको अंधेरे में ले जाते हैं थोड़े से अपने चंद फायदे के लिए, तो मेरे ख्याल से ये तो एक टाइप का, जो यहाँ का बोलो यहाँ के लिहाज से गलत तो है, ये ऊपर वाले के लिहाज से भी एक टाइप का पाप है ये। ठीक है, वो अपनी जानकारी का गलत इस्तेमाल है, गलत इस्तेमाल तो गलत इस्तेमाल है। सो आई होप आप समझ गए होंगे, इसीलिए मैं आज तक कभी भी किसी भी फंड का प्रमोशन, हाँ मेरे कोई जैसे का सब्सक्राइबर या व्यूअर किसी फंड का पर्टिकुलर मेरे से अगर जानकारी मांग लेते हैं तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताना पड़ता, वो भी जब मैं क्वेरी कवर करता हूं तब। अदरवाइज मैं कभी किसी फंड के लिए नहीं बोलता हूं इसको ले लो इसको ले लो उसको ले लो, यस बोलता हूं 3-4 फंड को फलानी फलानी उस पे क्या नाम है अपना साइट पर जा करके और वहां पर इसका कंपेयर कर लो, वहां से इसकी जानकारी ले लो, वो सब बताना हमारा काम है, वो सब आपको बताता हूं एजुकेशनल पर्पज के लिए, ताकि आप लोग एजुकेटेड हो जाए। एक बार एजुकेटेड हो गए, क्योंकि आज के जमाने में क्या है ना यार कि इस मैटर पे कोई हमारे घरों में भी बात ही नहीं करना चाहता है, तो मैं उस ट्रेंड को ही चेंज करना चाहता हूं, बिकॉज आई एम द, अब मैं अपने आप को मैच्योर समझने लगा हूं। यस, ये बात की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, कंपाउंडिंग क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है, डेप्ट क्या होता है, उसके बाद में फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, गवर्नमेंट के जो है वो क्या होती हैं, सिक्योरिटीज क्या होती हैं, डिवेंचर क्या होते हैं, उसके बाद में इंश्योरेंस की, उसमें
आपका इंश्योरेंस में इक्विटी लिंक्ड कौन सा इंश्योरेंस होता है, दूसरा आपका क्या नाम है ये वाला कौन सा इंश्योरेंस होता है। तो ये सारे इंश्योरेंस आपको पता होने चाहिए, सारी जानकारियां आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जानकारी आपको दे रहा हूं तो इसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है अगर मैं आपको एजुकेट कर रहा हूं। फिर उसके बाद में कॉम्बिनेशन आपका फंडों का कैसे हो, गोल आप अपना कैसे सेट करें, इसमें आई डोंट थिंक इसमें सेबी को कोई मेरे किसी वीडियो में कोई ऑब्जेक्शन होगा, बिकॉज मैंने कभी भी कोई ऐसा काम ही नहीं किया है कि जिससे किसी बंदे को कोई नुकसान हो। आज तक ना तो बोला है ना सलाह दिया, और साफ गोई से जहां पर जिसकी गलती रहती बोल देता हूं भाई आपने यहां पर ये गलती करी है। अब डायरेक्ट तो नहीं बोलता लेकिन इनडायरेक्टली इशारा तो दे ही देता हूं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं सैन पॉल दादा आप जो समझ गए होंगे। आगे है ये रंधवा सर है, रंधवा सर क्या बोल रहे हैं देखता हूं। रंधवा सर बोल रहे हैं जुगानी जी मेरे पास पीपीएफएस का ओके टैक्स सेवर फंड है, फंड में 40 लाख का इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छा, जो लमसम किया था जनवरी को, अभी लमसम 12 लाख करने हैं, क्या किया जाए। ओके, लास्ट ईयर सीआरपीएफ से बीआरएस लेकर आया था, जनवरी 2027 से एसडब्ल्यूपी करना चाहता हूं इसी फंड में, क्योंकि ये काफी सेफ खेलते हैं। दे हैव केप्ट अबाउट 17% इन डेप्ट, सो आई एम राइट इन माई थिंकिंग, प्लीज गाइड अकॉर्डिंगली बेटिंग। ठीक है रंधवा सर, बड़ी जल्दी आपका नंबर भी आ गया। चलिए, एंड सर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपने अभी जनवरी में, अगर जनवरी में जहां तक मुझे कैसा आ रहा है कि आपने इसको ढूंढा, इससे पहले आप इक्विटी के बारे में आपको जानकारी नहीं थी। आपको रिटायर्ड पर्संस के लिए एक स्कीम होती है, मेरे ख्याल से आप देखिएगा कभी भी सीनियर सिटीजन में उनको काउंट करा जाता है, जहां तक मैं श्योर हूं, आप मेरे को करेक्ट करिएगा। तो मेरे हिसाब से 40 लाख के बजाय आपको कुछ उसमें डालना चाहिए था, लेकिन चलिए अगर आपने और भी अपने सेविंग कर रखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जैसे मतलब 9% के आसपास आपको, आप देखिए टैक्स सेवर फंड अगर जनवरी से लेकर के मार्च तक कोई भी लेता है तो हमें बात समझ में आ जाती है कि भाई देखो टैक्स सेवर में इसको किसी ने टपका दिया है। आप बुरा नहीं मानना, क्योंकि जनवरी से मार्च तक टैक्स सेवर की सेलिंग बहुत ज्यादा होती है, हर कोई टैक्स सेवर ले लो, टैक्स सेवर ले लो, टैक्स सेवर ले लो, ठीक है ना। अब इसका देखिए, मैं जहां तक पराग पारिक की आपको बात करूं, चलिए आपने डाल दिया है तो डाल दिया है, अब 3 साल के आपका लॉक इन हो गया है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि अभी इसने 3 सालों का रिटर्न आप देख रहे होंगे तो कैटेगरी एवरेज ने भी इससे थोड़ा ज्यादा ही दिया है, तो कोई इतना बहुत बड़ा परफॉर्म इसने नहीं किया है। रिस्कोमीटर आप देखोगे तो इसका वेरी हाई है, तो रिस्कोमीटर मींस वेरी हाई है, 7-8% के आसपास डेप्ट में है, उसके बाद 7-8% के आसपास इसमें इसकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में है, ठीक है। तो बस इतना ही इसका मान सकते हैं जो कि ये सेफ लेकर के चल रहे हैं, बाकी पूरा का पूरा आपका इक्विटी से ही लिंक है, वो आप चाहे देख लीजिएगा। रिटर्न भी मैंने बता दिया, कैटेगरी एवरेज ने भी इससे बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन जो 3 साल का परफॉर्मेंस है बाकी के बनस्पति देखा जाए तो अभी इसका क्या है कि मान लिया तकरीबन मान लेता हूं 80% तक कुछ इनका वो भी होगा, कैश होल्डिंग भी होगा, तो अगर उसको देख लिया जाए तो 80% तक आप इक्विटी में निवेशित हैं। अब इक्विटी में निवेशित है, 3 साल का लॉक इन पीरियड है, उसके बाद में एसडब्ल्यूपी आप कर लीजिए, कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने कोई हाइब्रिड फंड लिया होता या बैलेंस एडवाइजर फंड लिया होता तो मेरे ख्याल से वो इससे ज्यादा सेफ होता, अगर मैं इक्विटी के लिए बिल्कुल साफ गोई से बात करूं तो, क्योंकि वो इससे ज्यादा सेफ होता। बट आपको थोड़ा सा किसी भी हाइब्रिड उसमें जाने के बाद में, जैसे आपका हाईवी अमाउंट था, अगर आपने 3 साल के बजाय 5 साल का टाइम दे दिया होता तो आप बड़े आराम से एक फिक्स्ड अमाउंट उसमें से निकाल सकते थे। और एसडब्ल्यूपी के टर्म्स में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप ढूंढ सके तो उसको देख लीजिएगा, बिकॉज मैं लिंक किसी चीज का शेयर नहीं करता हूं, ये मेरा अपना कमिटमेंट है। लिंक करने से क्या होता है, फालतू का एडवर्टाइज होता है और जिसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो एसडब्ल्यूपी के बारे में मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए अभी ये तो नहीं बोल सकता हूं मैं
12-13% के हिसाब से तो इसको भी देना चाहिए, अगर जितनी इसकी इक्विटीज में देख रहा हूं उसके हिसाब से देगा। तो अगर मैं, क्योंकि हमेशा देखिए एवरेज लेकर के आप चलेंगे तो यही मिलेगा। 2-3 साल की ये रैली को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी इसको हमें नहीं कह सकते। 1 साल का रिटर्न अगर सुधरता है तो 3 साल के पिछले 3 साल के रिटर्न को सुधार देता है, लेकिन 1 साल पर कहीं गड़बड़ होगा तो पिछले 3 साल के रिटर्न को डाउन कर देता है। बिल्कुल मैं साफ साफ आपसे बात कर रहा हूँ कि विकास आप जो है आप बीआरएस लेकर के आए हैं, ठीक है, आज की डेट में आपके पास अमाउंट है, बट आपकी जरूरतें हैं, तभी आप एसडब्ल्यूपी के लिए बोल रहे हैं। तो सही राय देना हमारा फर्ज है और हमारा कर्तव्य है। तो अगर इसको आप ऐसा करें कि अभी आपने कर दिया है 3 साल के लॉक इन हो गया है, तो अभी इस पर राय देने के लिए ज्यादा कुछ मेरे पास तो अभी ऐसा नहीं बच रहा है। ठीक है, इक्विटी का पोर्शन इसमें ज्यादा है तो ये एक अच्छी बात है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, ये भी अच्छी बात है। टैक्स सेविंग, अब आप आने के बाद में टैक्स आपके ऊपर कहाँ लग रहा था, क्योंकि ये रिटायरमेंट का पैसा था, इसके ऊपर टैक्स तो आपका अभी लगना नहीं था। फिलहाल अभी प्रेजेंट हाल में आपका टैक्स इस पे लगना नहीं था, बिकॉज ये आपका एपी फंड का पैसा होगा, ग्रेच्युटी का पैसा होगा, कम्यूटेशन का पैसा होगा। तो ये जो कम्यूट तो मेरे ख्याल से आपको होगा कि नहीं होगा ये आप देख लीजिएगा, मतलब इस मद का पैसा होगा। तो ये तो जो टैक्स है वैसे भी एग्जेम्प्टेड होता है 1 साल के लिए, फिर आप इसको जब रखते इसके ऊपर ब्याज मिलता तब जाकर के आपको टैक्स देना पड़ता। तो इसको आपको डिफरेंट मदों में बांटना चाहिए था। अगर आपने यही मुझसे जनवरी में पूछा होता तो मैं आपको बेटर सॉल्यूशन दे करके और एसडब्ल्यूपी कितना करेंगे वो भी बता देता। फिर भी चलिए, अगर आप 3 साल के बाद में आप इसको, मतलब टैक्स सेवर की बात मेरी समझ में नहीं आई, इसको थोड़ा सा आप कमेंट करिएगा टैक्स सेवर की बात, ताकि फिर आगे का प्लान किया जा सके। ठीक है ना, टैक्स सेवर आपने किसी के कहने से लिया या खुद ढूंढ करके लिया, या आपका पास टैक्सेशन का क्या है, आपके पास ऐसा ही आ गया था कि ऐसा बोझ पड़ गया था कि आप टैक्स के बोझ के तले आप दब रहे थे कि आपने टैक्स सेवर फंड को चूज करा, या किसी मुझे जहां तक लग रहा है किसी के एडवाइस से, और ऊपर वाला ना करे कि ये आपका रेगुलर ना हो, क्योंकि आपने इसमें क्लियर नहीं किया डायरेक्ट है कि रेगुलर है। तो इसमें कोई वो नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है, पैसा है आपका सेफ है, कहीं पर भी नहीं है। पारंपरिक वाले और या कोई भी हो, ये खाली नाम की बात है कि सेफ खेलते हैं। जिस टाइप का फंड है उस टाइप का आपका फंड मैनेजर काम करता है, क्योंकि मैं किसी का ना तो सपोजर हूं ना किसी का अपोजर हूं। तो अभी आपका जो 12 लाख की बात है वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं कि अभी आपका जो 3 साल का लॉक इन पीरियड है, इसको आप 3 साल के लॉक इन पीरियड को रहने दें। अब आप इसको, क्योंकि इसको छेड़ने से उचित नहीं है। अब इस पर जो डिसीजन लिया जाएगा 3 साल का रिटर्न देख करके, उसके बाद में कितना एसडब्ल्यूपी चलता है, अब आप अगर जुड़ गए तो टाइम टू टाइम बातचीत तो होती रहेगी। ठीक है, 12 लाख के संदर्भ में मैं आपको जरूर एडवाइस करना चाहूंगा, क्योंकि आप रिटायर्ड हो गए हैं एंड आई थिंक कि पेंशन आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही, पेंशन प्लान के लिए आपने क्या किया हुआ है, तो वो पेंशन वाला मेरे को करिएगा। 2004 से अगर पहले के आप इनरोल होंगे तो आई थिंक कि पेंशन होगी। 2004 के बाद में फिर जाकर के पेंशन वगैरह बंद हुई थी, तो उसका जो होगा वो मेरे को थोड़ा आप अगर बताएंगे तभी मैं उसका बता पाऊंगा। एंड अभी आप इस 12 लाख को बिल्कुल सेफ गेम खेलिए। सेफ गेम क्या खेलिए, जैसे आप उत्कर्ष फाइनेंस बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, इस पर 5 लाख की गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है। आप इनसे आप ले जाएंगे, भाई मैं रिटायरमेंट होकर के आया हूं, तो ये आपको सीनियर सिटीजन क्या इनको रेट देना पड़ेगा। तो सीनियर सिटीजन का रेट ये तकरीबन 9% से अबव ये दे देते हैं आम बंदे को। तो सीनियर सिटीजन को देंगे तो इनका 10% के आसपास आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न माना जाएगा। ठीक है, और अगर आप, मतलब ये मेरी एडवाइस है, तो आप इसको, जैसे आपका 12 लाख है तो इसमें से आप 3 पार्ट में इसको डिवाइड करिए। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करिए, दोनों बैंकों में, एक बैंक में नहीं डालिएगा। आपके यहाँ पर भी ये बैंक होंगे, नहीं होंगे तो ढूंढ लीजिएगा थोड़ा सा दूर भी जा करके। तो ये डालने से आपको 10% के आसपास वो भी अच्छा खासा रिटर्न आपको मिल जाएगा। हाँ, आप एक काम करिएगा, खाली इसको एक साथ नहीं डालिएगा। ठीक है ना, 1 साल के लिए डालिएगा, 3 साल के लिए डालिएगा, 5 साल के लिए डालिएगा, तो ऐसे करके डालिएगा। 1, 2, 3, 5 के लिए डालिएगा अगर, तो आपका क्या होगा, लिक्विडिटी भी आराम से बनी रहेगी, और प्लस आज के टाइम पर जब आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटो रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ऑटो रिन्यू हो जाएगा, और वहीं पर ही फॉर्म इसका 15G दे दीजिएगा, आराम से दे दीजिएगा। आपका टैक्स फ्री 10% रिटर्न, वो भी फिक्स्ड,
बड़ा मायने रखता है, क्योंकि आप रिटायर्ड पर्सन है। सो है, मैं आपको ये सलाह दे रहा हूं। अगर आपके पास पैसा होता तो इसमें मैं आपका जरूर, क्योंकि अभी 5-5 लाख की कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। 5-5 लाख की कोई, जितनी आपकी कैपेसिटी होगी इसको आप डाल दीजिएगा। बाकी इक्विटी का गेम रिस्की होता है, इसलिए मैं इसको, अभी आपने 40 लाख रुपए डाल दिए हैं तो इक्विटी के लिए मैं आपको ज्यादा अभी रिस्क लेने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर आप इक्विटी लेना ही चाहते हैं तो किसी भी कंपनी का, अगर आप मान लिया इस पर नहीं जाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं मैं तो मार्केट में ही इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर वो 10% के हिसाब आसपास आपको रिटर्न देते हैं, 9% तो वो मुझे पक्का श्योर हूं मैं आज के टाइम पर वो आम सिटीजन को दे रहे हैं। तो आप रिटायर्ड पर्सन है, आपको 1% ज्यादा मिलेगा, आप सीनियर सिटीजन में काउंट करे जाएंगे। तो आप इसको देख लीजिए एक बार, आपको जो है कैसा लगता है, ठीक है। क्योंकि इक्विटी में कहने वाली बात है, इस साल में रिटर्न है, अगले साल में माइनस है, फिर उसके बाद कितने साल आप इंतजार करेंगे, तब तक आपकी जरूरतें पड़ती रहेंगी। और 1 लाख 2 लाख 3 लाख करके ऐसे आप 1 साल 2 साल 3 साल के लिए डालेंगे, बढ़िया लिक्विडिटी बनी रहेगी, बढ़िया आपका प्रॉफिट होगा, 15G आप उठा करके दे देंगे तो आप टैक्स से भी सेफ रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बाकी आप देख लीजिए, ठीक है। आप खुद जो है समझदार है, सक्षम है, बट ये थोड़ा मेरे को कहीं ना कहीं ये जरूर बताइएगा, क्या किसी के कहने से, किस बैंक में आपने लिया है, किसके कहने से आपने ये टैक्स सेवर फंड में इतना हैवी अमाउंट आपने लगाया है। सो भाई थोड़ा सा हमें भी जानकारी मिले और हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को भी मिले। तो ठीक है, अभी चलने दीजिए, कोई नहीं, फिर देखते हैं SWP, उसके बाद में कितना करें वो आपको जरूर बता दूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छी लगेगी। अगर नहीं भी अच्छी लगती है तो प्लीज बताइएगा जरूर। चलिए, ओके। अभी नेगी जी क्या बोला, हेलो सर, आई एम मोहित नेगी, आपने मेरा क्वेश्चन लिया था संडे को, उसका बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैंने अपने फंड्स में कुछ चेंज लाया था सर। मैं मंथली SIP के लिए भी डेली SIP कर सकता हूं 800 रुपीज पर डे के हिसाब से। क्या डेली SIP करना फायदे में रहेगा? ओके। उसके बाद में फॉर लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता हूं डेली SIP। देखिए सर नेगी जी, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने उन चीजों को थोड़ा बहुत फेरबदल करके अपने पोर्टफोलियो को बढ़िया बनाने की कोशिश किया है। अगर पोर्टफोलियो एक बार बढ़िया हो गया ना और उसने हर तरफ से प्रॉफिट, देखो थोड़ा सा इनिशियली मेहनत करना पड़ेगा, शुरू में सबसे गलतियां होती हैं, मेरे से भी हुई थी। मैंने उन फंडों को छोड़ा, उसके बाद में बैलेंस कर दिया। अब मैं उन फंडों को, चाहे वो परफॉर्म करे चाहे ना परफॉर्म, 1 साल 2 साल ऐसा हो ही नहीं सकता ना परफॉर्म करें। तो यस, एक बार बढ़िया पोर्टफोलियो जब बन जाता है ना तो आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई हो जाता है। क्यों हाई हो जाता है? क्योंकि आपका जब उस टाइप का एक पोर्टफोलियो बन जाता है ना, जैसे फूल की पंखुड़ियां दिखती हैं वैसे आपका पोर्टफोलियो दिखना चाहिए, ठीक है। अब उसमें कोई, हर किसी का अपना अपना महत्व है, अपना अपना इंपॉर्टेंस है। जब आपने उसको सजा लिया और एक टाइम दे दिया ना, फिर उसके बाद में कोई सवाल ही नहीं है यार, ज्यादा ज्यादा अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। डाउन में हमारे पास औकात होगी तो डालेंगे, अप में रैली को एंजॉय करेंगे। डाउन में हमारे पास औकात होगी तो, औकात मतलब अगर खर्चा नहीं होगा, औकात है तभी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं यार। औकात में मतलब शब्दों को थोड़ा सा अदरवाइज भी में नहीं लीजिएगा, मतलब हमारे पास अगर 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 पहचान होगी, थोड़ा वो हो जाएगा, अवधि वर्ड हो जाएगा, पहचान होगी तो डालेंगे डाउन में, नहीं तो रैली को एंजॉय करेंगे। पहचान होगी तो डालेंगे, नहीं तो रैली को एंजॉय करेंगे। तो यही रहेगा, ठीक है। लेकिन एक बार जब पोर्टफोलियो बैलेंसिंग हो गई तो 4 साल 6 साल 10 साल हमने मेहनत कर लिया ना, फिर क्या टेंशन है यार, क्या टेंशन है, आनंद लो। अब जैसे अभी मैंने जो है सर की एक क्वेरी कवर किया था, काफी अच्छे जो सुलझे हुए इंसान है, लेकिन अभी देखते हैं अभी वो हमें क्या रिप्लाई देते हैं। फिर उसके बाद में अब तो जो 3 साल के लिए लॉक इन हो गया है, तब भी हो जाएगा सर का, सब थोड़ा सा हिम्मत रखेंगे तो, ठीक है ना। कोई बात नहीं, मतलब जो डाला तो है ना, डाला है, कोई ऐसा नहीं है। टैक्सेबल फंड है,
16-17% डेप्ट में है और इसको मीटर थोड़ा सा हाई है, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। बस खुदा न खास्ता इनको पैसे की जरूरत ना पड़े, 10-12 लाख है, उनको हमने बता दिया, उसको सही तरीके से करें, देखते हैं फिर। तो नेगी जी, आपका रही बात डेली एसआईपी की, वीकली एसआईपी की, फोर्टनाइटली एसआईपी की, मंथली एसआईपी की, क्वार्टरली एसआईपी की, तो जिसमें आपको आनंद आए, आनंद आए जिसमें आपको एक बात बताऊं कि जितने सस्ते में हम सौदा लेंगे, जितने सस्ते में हम सौदा लेंगे उतना ही बढ़िया हमें प्रॉफिट होगा। सस्ते में सौदा कब मिलेगा? जब हमें बियरिश टर्म्स आएगा, तभी हमें सस्ते में सौदा मिलेगा। बट ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं कि हम उसके बाद में बुल रन में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन अब इस समय की सलाह तो मैंने बंद कर रखी है। 4 जून के, हाँ 5 जून को मैंने लास्ट लमसम किया था, उसके बाद में बंद कर रखा है। इंतजार मैं भी कर रहा हूं कि यस, अगर बजट में थोड़ा बहुत हो हल्ला मचता है तो ठीक है। अब ये तो हर किसी को करना चाहिए। कुछ दिन के बाद में जब आपको थोड़ी सी समझ हो जाएगी तो आप भी करोगे। रही बात डेली एसआईपी की, 800 रुपए पर डे एसआईपी की मीन्स 24,000 रुपए आपका मंथली हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि मैं 800 रुपए पर डे करूं तो कोई हार्म नहीं, इसमें क्या हार्म है? क्या हार्म है इसमें? अगर मान लिया हफ्ते भर अब जाएगी तो थोड़ा बहुत अपने खरीदेंगे, हफ्ते भर डाइन जाओगी तो थोड़ा बहुत वो खरीदेंगे। और रही बात की अगर लोग मंथली एसआईपी करके करना चाह रहे हैं, तो आप अगर डेली करना चाह रहे हो तो दैट विल बी बेनिफिशियल। अब उसके बाद में कैलकुलेशन करके तब देखेंगे। बट अगर आप डेली कमाई वाले लोग हो तो यस डालिए। और आज के टाइम पर डेली करने में कौन सा हमने जा करके फिजिकल फॉर्म में तो जा करके अपना भरना नहीं है कि बैंक गए, चेक लिए, फलान किए, ढमकान किए, वहां गए, ये किए, भरे, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अरे आप मानेंगे नहीं, एलआईसी की किस्त डिपॉजिट करने के लिए मेरे पिताजी, वो भी कौन सी लिंक्ड थी, लिंक्ड प्लान था एलआईसी का, मेरा खुद का था, ऐसे ही ले लिया था एक मित्र के कहने से। तो मेरे पिताजी 15-17 किलोमीटर साइकिल चला करके जाते थे, उसके बाद में मेरी किस्त जमा करते थे। आज जब मुझे याद आता है तो मैं उनको सत सत नमन करता हूं। ऐसा भी जमाना था, अब तो जमाना है नहीं। अब तो आपने एक बार मैंडेट दे दिया, आपके अकाउंट से ऑटो डिडक्ट होकर के उसके बाद में चला जाएगा, कुछ आपने करना तो है नहीं। तो आप जैसे अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आपने एक बार अपने पोर्टफोलियो को बढ़िया समझ के साथ बैलेंस कर दिया, गोल के साथ लिंक कर दिया, फिर उसके बाद में उस पर आगे बढ़ जाए। उसको आप टाइम दीजिए बस। मार्केट में टाइमिंग जरूरी नहीं है, थोड़ा सा टाइम जरूरी है। और टाइम के अनुसार उतार चढ़ाव से घबराएंगे नहीं तो जरूर आपको रिवार्ड करेगी मार्केट, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ये मेरा अपना भी तजुर्बा है और खुद मैंने इस चीज को देखा है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। पेशेंस के साथ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देयर इज नो हार्म, देयर इज नो हार्म। बिकॉज आप क्या है कि देश के ग्रोथ में, देश की सरकार में, देश के सिस्टम में आप लगा रहे हैं पैसा, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपका फायदा ना हो। ठीक है ना सर? तो उम्मीद करता हूं ये भी मैंने आपको जानकारी दे दिया है। बाकी आप देख लीजिए, कुछ है तो जरूर बताइएगा यार, ये आप ही का अपना परिवार है। ठीक है? सूर्य प्रताप सिंह जी क्या बोलना, अभी इनकी एक ले लेता हूं क्वेरी, उसके बाद में फिर बंद करते हैं। काफी जो है बड़ा वीडियो हो जाएगा, अगर ये ज्यादा लंबा होगा तो इसको छोड़ दूंगा। सूर्य प्रताप सिंह जी की कुछ शिकायत है भाई। जुगानी भैया नमस्कार, आपने मेरा क्वेश्चन इग्नोर कर दिया, शायद मैंने फंड्स का नाम लिख दिया था, सो अब से नहीं लिखूंगा। आपने कुछ दिन पहले मेरा क्वेश्चन लिया था लमसम के रिगार्डिंग, और वो समझ में भी आया कि नेक्स्ट 6 मंथ पे डिपिया मंथ के लास्ट में इन्वेस्ट करना है, जैसा कि बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट कैप बता देते, जैसे कितना परसेंटेज फ्लेक्सी कैप में, कितना परसेंटेज मिड कैप में, कितना परसेंटेज स्मॉल कैप में, और भी अच्छा रहता और बहुत हेल्प हो जाती। और अराउंड 65,000 की एसआईपी करनी है, तो क्या केवल मिड कैप और स्मॉल कैप साइज में करना अच्छा रहेगा? प्लीज हेल्प। दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, as I mentioned in my last query that recently got to know about it. Thank you. यार सूर्य प्रताप सिंह जी, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने फंड का नाम लिख दिया तो मैं उसके बाद में उसको इग्नोर करूंगा, नो वाली चीज।
दूसरी चीज मैंने पक्का उसके बारे में कुछ ना कुछ बताया होगा या बता दिया होगा, तब जाकर के मैंने छोड़ा होगा। रही बात की परसेंटेज की, तो परसेंटेज आपको मैंने स्टैंडर्ड फार्मूला बताया हुआ कि भाई देखो 100 माइनस एज का फार्मूला इक्विटी में रहता है, ये बिल्कुल एक थंब रूल है। ये 100 माइनस एज को आप कर दें तो ये इतना पैसा आपका इक्विटी में जाना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग जैसे आपकी एज हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपकी रिस्क की एपेटाइट घट या बढ़ जाती है। अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं 30 साल का लड़का है तो उसका 70% इक्विटी में जा रहा है, ठीक है। अब और 30% उसका कहां होना चाहिए, डेप्ट में होना चाहिए, ठीक। अब उस सिनेरियो में क्या होगा, उसका 70% हाई रिस्क में जाना चाहिए, जो कि सुपर हाई रिस्क हो, मींस 70% उसका स्मॉल कैप में जाना चाहिए। जो उसका इन्वेस्टमेंट 100 रुपया है तो 100 रुपए में से 70 रुपया कहां जाना चाहिए, उसमें स्मॉल कैप में जाना चाहिए। और उसके बाद में जो 30 रुपया बच रहा है, मान ले 100 रुपया उसने इन्वेस्ट करना, उसका एज को माइनस करके उसका 100 रुपया इक्विटी में जाना चाहिए। तो जो 30 साल का लड़का है उसका क्या होगा, 70% किस में जाएगा, सुपर हाई रिस्क में जाए, बिकॉज उसके पास रिस्क लेने की बिल्कुल क्षमता है। क्योंकि जो उसको लॉन्ग टेन्योर उसके पास दिख रहा है, मैं उसको 15-20 साल का टाइम दूंगा। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे को बाइक लेनी है, भाई मेरे को गाड़ी लेनी है, तो वो क्या करेगा, अपने अनुसार गोल के अनुसार सेलेक्ट करेगा। या मैंने अपने शादी करनी है, या मैंने मेरा बच्चा अगर जो है पैदा होगा तो उसको करना है, या मैंने हनीमून पर जाना है, तो उसके अनुसार अपना जो है गोल सेट करेगा। वो बात नहीं हो गई। लेकिन अगर लॉन्ग टेन्योर के इन द सीक्वेंस देखूं, मैं बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है मैंने। उसके बाद में जो आपका बच गया 30% में से आप मिड कैप और लार्ज कैप को कर दो। अगर आप सोचते हो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा लेना है तो 20% लार्ज कैप में कर दो, 20% मिड कैप में कर दो, 10% स्मॉल कैप में कर दो, नहीं तो 15% मिड कैप और लार्ज कैप में कर दो। मतलब फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप को थोड़ा सा अवॉइड ही करो, क्योंकि लार्ज कैप थोड़ा सा क्या है, ब्लू चिप कंपनियों में लगता है, वो चलते हैं तो काफी दिनों के बाद में चलते हैं। तो ऐसा करके आप कर देंगे तो आपका बैलेंस पोर्टफोलियो बन गया। वहीं एक 70 साल का युवा है, बुढ़ा क्यों है, युवा है यार, 100 के ऊपर जाकर के आदमी हुआ है, हम क्यों करें। तो उसने क्या करना चाहिए, अब अगले आदमी ने, अगले की रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम हो गई है, क्योंकि भाई एज तो 70 साल हो गई है, युवा तो जरूर है, मेच्योर है, मतलब जो है 60 मान लो, ये मान लो 70 साल वाले को मैं ले लेता हूं, क्योंकि वो हो जाएगा परसेंटेज आपको बताने में इजी हो जाएगा। तो अगले का क्या होना चाहिए, 70% सेफ गेम में जाना चाहिए। जिस प्रकार से हाइब्रिड फंड हो गया, बैलेंस एडवांटेज हो गया, लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया, इसमें अगले का कितना जाना चाहिए, 70% जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगले को सेफर की जरूरत है। और 30% फिर भी क्यों है भाई, बुढ़े हैं तो क्या हुआ, रिस्क तो लेंगे हम। नहीं तो बोते हैं ना, दादा खरीदे पोता बढ़ते, तो हमने ले लिया तो साला हमारा पोता बढ़तेगा, जाहिर सी बात है। बात समझ गए। अभी उसके अनुसार उसका एलोकेशन हो जाना चाहिए। 70% वहां हो गया तो 20% या 15% मिड कैप और स्मॉल कैप में अगला कर दे, तो अगले का रिस्क भी हो गया, अगले की सेफ्टी भी हो गई। तो ये सब थंब रूल हैं, ये सब एजुकेशन में आते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। बाकी जो भी आपको डाउट लगता है, आपको बिल्कुल बेधड़क होकर के पूछना है, ये आपका ही परिवार है, जरूर आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और कम से कम मैं उस चीज को ये आपको बिल्कुल आश्वस्त कर सकता हूं कि इतना अनुभव मैंने जो सीखा हुआ है, मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड नहीं हूं, बट जो मैंने सीखा हुआ है उसको अगर आप एज एजुकेशन लेंगे, आप उसको सही तरीके से, जैसे आपका टीचर आपको बताता है, आप उसको इस प्रकार से लेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो डेफिनेट है कि आप लॉस में नहीं जाएंगे। दिल और दिमाग के सुकून के साथ आप इक्विटी को फेस कर पाएंगे। मेन बात होती है इक्विटी को फेस करना यार, इक्विटी के हर पड़ाव को लेकर के चलना। इस पर मेरे ख्याल से लोग, अगर लोगों को जागरूक करें ना, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। वनस्पति की चंद फायदे के लिए वो कर दे तो ठीक है। मैं अभी भाई देखो, मैं भी उसी में हूँ जो बाकी लोग हैं। बाकी लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी मर्जी है, आप लोग आम जनता है, आप लोग जाने। बट मेरे हिसाब से द बेस्ट यही होना चाहिए कि लोगों को इसको निस्वार्थ भाव से हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, इक्विटी के बारे में समझाना चाहिए, और लोगों को समझ में भी आनी चाहिए कि यस ये होती है। क्योंकि जानकारी के अभाव में लोग अपनी गाढ़ी कमाई को कहीं यहाँ वहां करके डाल देते हैं, फिर वो पछताते हैं। वो एक टाइप का क्या होता है यार कि देखो, बड़े बड़े चंक जब आदमी यहाँ वहां पर फंस जाता है ना, तो मन को, मेरे तो अपना पीड़ा होती है। अब लोगों को कैसे नहीं होती है मैं नहीं समझ पाता हूँ, बट मुझे तो होती है भाई। इसीलिए मैं बिल्कुल साफ गोई से, सादा सिंपल सा अपना
डाल करके मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोगों को एजुकेट करने में वेस्ट करता हूं, ना कि मैं ज्यादा उसको टीम झाम तड़क भड़क दिखाने में। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। काफी मेहनत करनी पड़ती है। जिनकी रह गई क्वेरीज, उनकी आज संडे है तो शाम को भी उनको करूंगा, कवर करूंगा। काफी सारी होंगी, अब अभी आए तो उनको शाम को जो कवर करूंगा। एक अभी और एक बोला भी हूँ वो करेंगे, तो शाम को भी इसी में जाएगा, जो है क्वेरीज में भी आज जाएगा। और संडे के दिन एक्चुअली क्वेरीज जो है क्लियर होनी भी चाहिए, ठीक है ना। लोगों का हक भी रहता है, हफ्ते हफ्ते लोग इंतजार करते हैं, किसी का 10-10 दिन हो जाता है, तो थोड़ा हमें भी अच्छा नहीं लगता। बट समय अभाव के कारण इसके लिए आप लोगों से मैं माफी चाहता हूँ कि जिनको अगर लेट होता है, क्योंकि आदमी इंतजार की घड़ी थोड़ी लंबी होती है। बट आप लोगों ने पेशेंस से इंतजार किया, अभी पेशेंस से आप लोगों ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो नए लोग परिवार में आए हैं उनका मैं बहुत ही स्वागत करता हूं। और बस आप लोगों से निवेदन यही है कि थोड़ा सा इसको जो है बहुत ही सादगी से यहाँ पर बात कही जाती है, बताई जाती है, राग द्वेष से परे। तो इसको थोड़ा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। जो नए व्यूअर्स आए हैं सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी लाभान्वित हो और भी लोग लाभान्वित हो, आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह टाइम से पहुंचता रहे। और लाइक वगैरह से यार सबसे बड़ी बात क्या होती है कि थोड़ा सा आदमी को मोटिवेशन मिलता है, उसकी एनर्जी बूस्ट होती है। तो उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों के लिए अगर एनर्जी खर्च कर रहा हूं तो मेरे क्या बोलूं, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट करने के लिए लाइक वगैरह कर दिया करेंगे। थैंक यू वेरी मच।